जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। सेंगर सीक्वेंसिंग पर अक्सर एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करता है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग के टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट पर पॉइंट हम लोग चीज़ों को समझते जाएंगे एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग डीएनए सीक्वेंसिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? सबसे पहले ज़रा अपने माइंड में डीएनए का स्ट्रक्चर लेकर आए आप लोग। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो हमारा एक डीएनए बनता है। अब वो न्यूक्लियोटाइड चार तरह के होते हैं: एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन के, साइटोसिन के और थायमिन के न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए सीक्वेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता चलाते हैं कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसमें सबसे पहले किस चीज़ का न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड नंबर पे किस चीज़ का है, थर्ड पे कौन सा है। सो इस तरह से हम उसका सीक्वेंस पता चलाते हैं। सो डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड है, और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया है। इसका क्या मतलब है कि अभी आपको इस डीएनए के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसमें किस जगह पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करेंगे या आप लोग सैंगर कॉल्सन सीक्वेंसिंग परफॉर्म करेंगे, और उस सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किस जगह पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस पता चलाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसका सीक्वेंस बिल्कुल भी पता नहीं है। आपने डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म की और फिर आपको पूरा सीक्वेंस पता चल गया कि हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास ग्वानिन है यहाँ पे, फिर साइटोसिन है, फिर थायमिन है, देन थायमिन है, और इस तरह से आपको पूरे डीएनए फ्रेगमेंट का सीक्वेंस पता चल गया। सो ये है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग के इसके थ्रू आप लोग डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का या न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता चलवा सकते हैं। अब ये काम किया कैसे जाता है? प्रिंसिपल इसका क्या है बच्चों कि डीएनए सीक्वेंसिंग वर्क्स ऑन डाइडिऑक्सी मेथड और चेन टर्मिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने वाला है, आप लोगों की तवज्जो दरकार है मुझे। आप लोगों ने बहुत अटेंटिवली इस पॉइंट को समझना है। ज़रा देखिए, यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए कितने आसान तरीके से हमने लिख लिया कि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये एक जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ तो जुड़ता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाला स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ किन फोर्सेस के थ्रू जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। लेकिन अगर हम एक ही स्ट्रैंड की बात करें, एक ही स्ट्रैंड की बच्चों, अगर हम लोग ऊपर वाले डीएनए स्ट्रैंड की बात करें और मैं आपसे ये पूछूं कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं हैं। यहाँ पे ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पॉइंट मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, एक नीचे वाला स्ट्रैंड है। ऊपर वाला स्ट्रैंड नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ जुड़ा हुआ है बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि अगर यहाँ पे ग्वानिन आ रहा है तो नीचे वाले स्ट्रैंड में होगा साइटोसिन, और उनके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जो कि ग्वानिन और साइटोसिन को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम एक ही स्ट्रैंड की बात करें और मैं आपसे ये पूछूं कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, या साइटोसिन नेक्स्ट थायमिन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सो दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये आप लोग ज़रा देखें, ये हमारे पास डीएनटीपीस है। ये आपके पास पहला न्यूक्लियोटाइड है ग्वानिन का और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है साइटोसिन का। अब बच्चों, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस नहीं होती, बल्कि शुगर, 5 कार्बन शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक 5 कार्बन शुगर ड्रॉ की है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ 5 कार्बन शुगर विच इज़ नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस शुगर के पहले कार्बन पे हमारी नाइट्रोजनस बेस यानी कि ग्वानिन अटैच है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसी शुगर के, इसी न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे आपको नज़र आ रहा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और फिफ्थ कार्बन पे आपको एक फॉस्फेट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने बड़ा सिंपल वे में लिख ली कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कैसे जुड़ता है। सो ये हो गया ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड, और ये है आपके पास साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड।
साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड में आप लोग देखें, यहाँ पे भी आपके पास एक शुगर है विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर नॉन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस यानी कि साइटोसिन अटैच है और इसके 5th कार्बन पे आपके पास फॉस्फेट अटैच है। सो अब ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड किस तरह से आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन, इन दोनों के फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान और सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे आप लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे आप लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देते हैं। सो इस तरह से बच्चों आपके ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब साइटोसिन के बाद थायमीन के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि थायमीन का भी न्यूक्लियोटाइड होगा और फिर ये इसी तरह से आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे और आपका एक स्ट्रैंड बन जाएगा। सो ये तो हो गई बात नॉर्मल DNTPs की। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स है इन्हें आप लोग DNTPs का नाम देते हैं, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट्स का। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हमारे सेकंड जो कार्बन है, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। डीऑक्सी का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है। किस जगह पे नहीं है? सेकंड कार्बन पे। अब ज़रा फ़र्क देखिएगा DDNTP के साथ। बुक में ये चीज़ें कंपेयर नहीं हुई इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखें, अब आपने DNTP स्टडी कर लिया कि DNTP कैसा होता है। अब आप लोग ज़रा DDNTP को स्टडी करें। DDNTP के केस में आप लोग देखेंगे कि ये आपके पास अगेन डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसके फर्स्ट कार्बन पे ग्वानिन अटैच है। सेकंड कार्बन पे आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है बच्चों कि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। सो इस तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स को आप लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट का नाम देंगे। यू कैन सी द डिफरेंस बच्चों। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट में सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट के केस में सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या है? जब आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जुड़ते हैं। जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा इन केस ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो यहाँ पे आपकी चेन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आपका ये न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होगा, अब फर्दर ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिक्वायर्ड है, जबकि इसके पास 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है। सो इस तरह से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स आपके पास चेन टर्मिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल में आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग इस मेथड में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग में, इसमें आप लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। डीऑक्सी का क्या मतलब है? दो जगह पे ऑक्सीजन नहीं होगा। डीऑक्सी का मतलब है एक जगह पे ऑक्सीजन ना होना। डीऑक्सी का क्या मतलब है? दो जगह पे, यानी कि शुगर की सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से जैसे ही आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आएगा आपकी चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब वहाँ पे मज़ीद कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकता। सो प्रोसीजर को भी हम लोग सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देखें बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, DNA के सीक्वेंस का पता चलाने के लिए, सबसे पहले DNA की कर देनी है डिनेचुरेशन। DNA को आपने डबल स्ट्रैंडेड नहीं रहने देना, आप लोगों ने DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना है। एंड दिस कैन बी डन बाय सिंपल मेथड ऑफ हीटिंग। आप लोग हीटिंग करेंगे और हीटिंग के थ्रू DNA के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। आपको पता है कि DNA के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जैसे ही आप लोग हीट करेंगे, हीटिंग के थ्रू DNA के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये DNA का पहला स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये स्ट्रैंड हम लोगों ने वर्टिकल वे में ड्रॉ कर लिया। ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये आपके पास इसका 3 प्राइम एंड है।
अब बच्चों सबसे पहला स्टेप हमने यही किया कि हमने डीएनए की डिनेचुरेशन परफॉर्म की, हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देखें ये आपको सीक्वेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बच्चों ये सीक्वेंस आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये आपको नोन नहीं है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये सीक्वेंस आपको नोन नहीं होगा। आप लोगों को डीएनए पकड़ा दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपने इसकी सीक्वेंसिंग करनी है और इसका सीक्वेंस पता चलाना है। सो ये सीक्वेंस आप लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी डीएनए के मॉलिक्यूल के 3 प्राइम एंड पर एक ऐसा सीक्वेंस अटैच करेंगे जिसका सीक्वेंस हमें पता होगा। इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी है, जिसका सीक्वेंस हमें अननोन है, उसके 3 प्राइम एंड पे हम लोग एक ऐसा सीक्वेंस अटैच कर देंगे जिसका सीक्वेंस हमें नोन होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने सीक्वेंस अटैच किया है ब्लैक कलर का, इसे आप लोग टैग का नाम भी दे सकते हैं। ये टैग यहाँ पे अटैच किया गया है और इस टैग का सीक्वेंस क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन। सो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हमने एक छोटा सा सीक्वेंस अटैच कर दिया एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। अब इसका मकसद क्या है, हमने ये ब्लैक कलर का टैग यहाँ पे क्यों अटैच किया है 3 प्राइम एंड पे, ताकि हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बना सकें। देखें ऊपर वाला सीक्वेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसके ख़िलाफ़ कभी भी प्राइमर नहीं बना सकते। निचला सीक्वेंस हमें पता है बच्चों, इसलिए उस सीक्वेंस को जब हम जानते होंगे तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या था, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों ने एक प्राइमर तैयार कर लिया जिसका सीक्वेंस क्या होगा, थायमीन, ग्वानिन, थायमीन एंड ग्वानिन। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्राइमर जाके इस टैग्ड सीक्वेंस के साथ, इस नॉन सीक्वेंस के साथ, इस ब्लैक कलर के सीक्वेंस के साथ ये प्राइमर बॉन्डिंग कर लेगा और फिर आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस प्राइमर के साथ साथ नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और आपका एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ टैगिंग अ नॉन सीक्वेंस एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 4 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। चारों टेस्ट ट्यूब को हमने डिफरेंट कलर से शो कर दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सारी चारों टेस्ट ट्यूब में कुछ चीज़ें हम लोग कॉमन डालेंगे और कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। कॉमन चीज़ें क्या होंगी बच्चों, चारों की चारों टेस्ट ट्यूब में आप लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डालेंगे, यानी कि ये वाला जो डीएनए, ये जिसका सीक्वेंस आपने पता चलाना है, ये आप लोग चारों के अंदर डाल देंगे और सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं डालेंगे, बल्कि इस डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप इन टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे। सेकेंड नंबर पे आप चारों टेस्ट ट्यूब में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। थर्ड नंबर पे आप लोग चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डीएनटीपीज डालेंगे, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स डालेंगे, जिसमें डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी शामिल है। सो ये आप लोगों ने सब में डाल दिए और फिर आप लोगों ने चारों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर अपना अपना प्राइमर भी डाल दिया। अब उसके बाद डिफरेंस किस चीज़ पे है, चारों टेस्ट ट्यूब्स में बच्चों ये चीज़ें हम लोगों ने चारों टेस्ट ट्यूब में डाल दी हैं, एक चीज़ में हम लोग डिफरेंस करेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब 1 में हम लोग डाई डीऑक्सी एटीपी डालेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने डाई डीऑक्सी सीटीपी डाल दिया। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें चारों टेस्ट ट्यूब में कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क है कि डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हम एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ही किस्म के ऐड कर रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में, सबसे पहली टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाई डीऑक्सी एटीपी डाल दिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाई डीऑक्सी सीटीपी डाल दिया, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाई डीऑक्सी टीटीपी डाल दिया एंड लास्ट टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाई डीऑक्सी जीटीपी डाल दिया। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है कि डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब आता है तो चेन टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि वहाँ से आगे मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जैसे ही आएगा तो आपकी डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। सो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में आप लोगों ने डाई डीऑक्सी एटीपी डाला है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो टर्मिनेट किस पे हो रहे होंगे, एडेनिन पर। यहाँ पे आप लोगों ने डाई डीऑक्सी सीटीपी डाला है, ठीक है, और डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब आप लोग डालते हैं तो उसकी वजह से चेन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो प्राइमर यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है और जो नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसके साथ, वहाँ पे
डाईडिऑक्सी CTP जब आप लोग डालेंगे तो इसके अंदर जितने भी DNA के फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होंगे वो सारे टर्मिनेट किस पे हो रहे होंगे, साइटोसिन पे। सो इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनकी एंडिंग पे कौन सी बेस है, साइटोसिन। इसी तरह से थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने डाला हुआ है डाईडिऑक्सी TTP, यानी कि थायमीन के न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों ने यहाँ पे डाले हुए हैं। सो इस टेस्ट ट्यूब में DNA के जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे बच्चों, वो सब DNA के फ्रेगमेंट्स टर्मिनेट किस पर हो रहे होंगे, स्टॉप किस पर हो रहे होंगे, थायमीन पर। और यहाँ पे आप लोगों ने डाला हुआ है डाईडिऑक्सी GTP, इसलिए यहाँ पे DNA के जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो सब फ्रेगमेंट्स टर्मिनेट किस पर होंगे, ग्वानिन पर। सो इस तरह से चारों टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने डिफरेंट काइंड के डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए और आपके पास वहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्रेगमेंट्स बन गए। अब बच्चों नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करनी है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करनी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि किस तरह से हम लोग एक ट्रांसपेरेंट सा, एक बहुत ही सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी का जेल लेते हैं और उसको हम लोग कैथोड और एनोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और हमारे DNA के मॉलिक्यूल्स जो कि चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो आपके पास एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी बच्चों ये हम लोगों ने ले लिया एक ब्लू कलर का जेल जो कि एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल है और इस जेल में हम लोगों ने 4 डिफरेंट लेन्स बना ली। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिफरेंट कतारें बना ली। ये आपके पास फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है, ये थर्ड लेन है और ये आपके पास फोर्थ कॉलम या फोर्थ लेन है। हर लेन में हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को पोर कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हम लोगों ने पहली टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को पोर कर दिया, सेकंड कॉलम में हम लोगों ने सेकंड टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को पोर कर दिया, थर्ड कॉलम में हम लोग थर्ड टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को डाल देंगे और फोर्थ कॉलम में हम लोग फोर्थ टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को रन कर देंगे। अब जो फर्स्ट कॉलम है बच्चों, उसमें आप लोग DDATP यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के मटेरियल्स को रन करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरे में आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो भी आपके फ्रेगमेंट्स बने होंगे, कोई भी एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट के साथ साइज़ में मैच नहीं करेगा, हर फ्रेगमेंट का साइज़ डिफरेंट होगा। और आपको पता है कि जो फ्रेगमेंट जितना स्मॉल होता है वो जेल पर उतना आगे निकल जाता है और जो फ्रेगमेंट्स लंबे होते हैं वो आपके पास जेल पर उतना ही पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग इस जेल को रन करेंगे तो हमारे जो फ्रेगमेंट्स स्मॉल हैं वो आपके पास जेल पर बहुत आगे मूव कर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट हमारा किस केस में बना है, DDCTP के पास। ठीक है, DDCTP के केस में हमारा सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट बना है जो कि जेल पर सबसे आगे पहुँच गया। फिर आप यहाँ पे देखें, अब ये जो है ये सबसे छोटा फ्रेगमेंट था और सबसे छोटे फ्रेगमेंट का क्या मतलब है कि यानी वो स्टार्टिंग बेस है जो कि आपके DNA में मौजूद है। सो यहाँ पे सबसे स्मॉल फ्रेगमेंट किस केस में बना है, DDCTP के केस में। तो आपको पता चल गया बच्चों कि हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड किसका है, साइटोसिन का। अब ज़रा दूसरे नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे जो आपको बैंड नज़र आ रहा है वो DDGTP के केस में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी दूसरी न्यूक्लियोटाइड है DNA में वो कौन है, ग्वानिन। थर्ड नंबर पे आप देखें तो आपको बैंड नज़र आ रहा है एडेनिन के केस में। सो हमारा जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है हमारे DNA में वो कौन सा हो गया, एडेनिन। फोर्थ न्यूक्लियोटाइड को देखें तो फोर्थ न्यूक्लियोटाइड भी किस केस में नज़र आ रहा है, एडेनिन के कॉलम में नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा फोर्थ न्यूक्लियोटाइड किस पे मुश्तमिल है, एडेनिन पर। फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड आप लोग देखें तो फिफ्थ बैंड आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, DDGTP के केस में। तो आपने फिफ्थ बेस लिख ली कि हमारी फिफ्थ बेस क्या है, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड किसका है, ग्वानिन का। सिक्स्थ आप लोग देखें तो वो आपको TTP के कॉलम में नज़र आ रही है, तो आपने लिख लिया कि हमारा सिक्स्थ न्यूक्लियोटाइड थायमीन का है। सेवन्थ अगर हम लोग देखें तो वो हमें CTP के कॉलम में नज़र आ रहा है, तो हमने लिख लिया कि हमारा 7 न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन का है। एट्थ न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग देखें, एट्थ बैंड देखें तो वो ATP के केस में नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा एट्थ न्यूक्लियोटाइड हमारे DNA में एडेनिन का है। और जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसको अगर हम देखें तो वो हमें अगेन GTP के कॉलम में नज़र आ रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे DNA में सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ग्वानिन का। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने एक जेल लिया, जेल पे आपने 4 लेन्स बना ली और हर लेन में आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब्स के कॉलम को डाल दिया।
के मटेरियल्स को पोर कर दिया। जब आपने उसके मटेरियल्स को पोर किया और आप लोगों ने पावर सप्लाई को ऑन किया, तो जो जितना स्मॉल फ्रेगमेंट है वो मूव करके उतने आगे चले जाएंगे। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक में आपकी छोटी गाड़ियाँ बहुत आगे निकल जाती हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे निकल जाएंगे और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके पास बहुत पीछे रह जाएंगे। सो स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव करके आगे आगे आपने सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट से स्टार्ट किया। आपने कहा कि सबसे छोटा फ्रेगमेंट CTP के केस में बन रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड हमारा कौन सा है, C। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, फोर्थ को रीड करते गए और आप लोगों ने अपने पास उस सीक्वेंस को नोट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों ने सीक्वेंस नोट किया है, ये सीक्वेंस बेसिकली उस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है जो कि हमारा सिंथेसाइज हो रहा था। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक टैग सीक्वेंस अटैच किया था, जिसके साथ हम लोगों ने एक प्राइमर अटैच किया था। प्राइमर के साथ हम लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए थे, जो कि यहाँ पे प्राइमर के साथ ऐड होते जाएंगे और हमारे DNA का दूसरा स्ट्रैंड बनवा देंगे। अब ये जो सीक्वेंस आपको अभी पता चला है, ये हमारे उसी सीक्वेंस का है, उसी स्ट्रैंड का है जो कि सिंथेसाइज हो रहा है। हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड का सीक्वेंस उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो ये जो सीक्वेंस आपको पता चला, आपने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट कैसे कर दिया कि ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइटोसिन। क्योंकि ये जो सीक्वेंस बच्चों आपको पता चला है, ये इस प्राइमर के साथ जो नया DNA मॉलिक्यूल बन रहा था, ये उसका सीक्वेंस है। इसलिए आप लोगों ने क्या किया, आपने इस सीक्वेंस को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिख लिया और उससे आपको अपने जो अननोन सीक्वेंस था, जो DNA था, जो टेम्पलेट था, उसका सीक्वेंस आप लोगों को पता चल गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने करना क्या है, साइटोसिन के पैरेलल आपने ग्वानिन कर दिया, ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री आपने साइटोसिन लिख लिया, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन लिख लिया और इस तरह से आपने अपना पूरा सीक्वेंस जो है वो डिड्यूस कर लिया। अब ये आपकी डिडक्शन हो चुकी है किसकी, टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड की। जो आपका टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस आप लोगों ने डिड्यूस कर दिया। अब ये सीक्वेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है। सो इससे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल वही सीक्वेंस पता चला है जो कि आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में मौजूद था। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका DNA मॉलिक्यूल था जिसका 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड था, उसका भी स्टार्टिंग में C था, थायमिन था, ग्वानिन, एडेनिन था और यही बिल्कुल सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी इस तरह से नोट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए पॉइंट्स को भी कदरे आसान कर दिया गया है। अगर आप लोग बुक से बुकिश वर्ड्स ऑब्वियसली थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं तो आप लोग इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे टू दी पॉइंट जो है वो आपके लिए पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। इसमें आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंगर कॉल्सन सीक्वेंसिंग मेथड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।